नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से आज संकेत सुस्त, एशिया में नरमी, एसजीएक्स निफ्टी में भी हल्की कमजोरी। कल ऊपरी स्तरों से फिसले थे अमेरिकी बाजार, 145 पॉइंट गिरा नैस्डैक। और क्रूड पर रूस का सख्त कदम, 1 फरवरी से प्राइस कैप लगाने वाले देशों को तेल नहीं देने का किया फैसला। वहीं क्रूड का भाव $85 के ऊपर टिका, 6 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा सोना। और भारतीय बैंकों की सेहत में हुआ जोरदार सुधार। आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा, 7 सालों के बाद बैंकों की बैलेंस शीट में दिखी डबल डिजिट ग्रोथ, एनपीए में आई कमी, साथ ही फ्रॉड भी 56% घटे। और आरवीएनएल के शेयर में आज रखे नजर, कंपनी को मालदीव में यूटीएफ हार्बर प्रोजेक्ट के लिए 1545 करोड़ का मिला ऑर्डर। और निवेशकों को नहीं पसंद आया रेडियंट कैश मैनेजमेंट का आईपीओ, आखिरी दिन तक सिर्फ 53% भरा इशू। किसी आईपीओ के कामयाब होने के लिए 90% सब्सक्राइब होना होता है जरूरी। गुड मॉर्निंग। तो आज के संकेत कैसे रहेंगे, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, खासतौर से जहां पर इस हफ्ते की शुरुआत से ही हम एक पुल बैक ट्रेड और फिर तेजी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कल का सत्र जोरदार साबित होता हुआ दिखाई दिया था, खासतौर से भारतीय बाजारों में, जहां पर हमने देखा हमारा फाइनल क्लोज आया था 18,132 पर, यानी कि 117 पॉइंट ऊपर। लेकिन याद रखिएगा, कल का डे हाई 18,149 का था। तो आज नजरें रहेंगी कि क्या हम उस हाई के पार निकल पाते हैं या नहीं। निफ्टी बैंक में ज्यादा जोश देखने को मिला, 229 अंकों की बढ़त देखने को मिली थी निफ्टी बैंक के कल के सत्र में। और यहां पर भी आप देखिएगा 42,859 पर क्लोज, 42,927 दरअसल ऊंचाई का लेवल था। और 42,500 एक वो लक्ष्मण रेखा थी जिसके पार हम आखिरी आधे घंटे या 1.5 घंटे में डिसाइसिवली पार निकलते हुए दिखाई दिए। तो कल का सेटअप दरअसल भारतीय बाजार के फेवर में जाता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन आज के संकेत कैसे हैं, खास तौर से ग्लोबल तस्वीर, उस पर नजरें होंगी। एसजीएक्स निफ्टी तो इशारा कर रहा है थोड़ी सी नरम शुरुआत की तरफ, करीब 76 अंकों का नुकसान, तो 18,071 के आसपास तक के ट्रेड्स एसजीएक्स निफ्टी में इस समय बनते दिखाई दे रहे हैं। तब और अब का डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आऊंगी और साथ ही फिर हम डिटेल में बातचीत करेंगे कि ग्लोबली ओवरनाइट अमेरिका में हुआ क्या। क्रिसमस की छुट्टी से जब ये लौटे हैं तो वहां पर थोड़ी सी नरमी का ही कारोबार देखने को मिला था। और ऑफ कोर्स आज सुमित को जोड़ेंगे, खबरों के लिहाज से किन स्टॉक्स पर आपकी नजरें होनी चाहिए, और टेक्निकल सेटअप समझाने के लिए हमारे साथ एक जानकार भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन पहले तब और अब का डेटा। तो कल जब हम भारतीय बाजार बंद कर रहे थे और हम 18,132 पर जाकर टिक रहे थे, तो अमेरिका के जो फ्यूचर्स थे वो तकरीबन 200 पॉइंट ऊपर का संकेत दे रहे थे। आसार थे वहां पर मजबूती के साथ शुरुआत होगी, लेकिन बहुत ही शांत शुरुआत देखने को मिली। इस समय जो आंकड़ा अब का है वो दरअसल डाउ फ्यूचर्स का है, जहां पर एकदम सपाट ट्रेड देखने को मिला है। इनफैक्ट ताजा आंकड़े अगर आप देखेंगे तो डाउ फ्यूचर्स 7 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ। नैस्डैक की ज्यादा धुलाई हुई। नैस्डैक इशारा कर रहा था 69 पॉइंट ऊपर रहने का, लेकिन फाइनली हमने देखा 144 पॉइंट ये टूटा और इस समय फ्यूचर्स में दबाव देखने को मिल ही रहा है। अब आप आइए डॉलर इंडेक्स के डेटा पर। तो डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास हम छोड़कर गए थे, ये 103.97 के करीब आ चुका है। ब्रेंट में हमने देखा है 84.45 पर हम छोड़ के गए थे, 84.76 ताजा भाव इस समय स्क्रीन पर आता हुआ। और सोने की चमक दरअसल इस बीच बढ़ती दिखाई दे रही है। तो क्लियरली सोने की डिमांड फिर बढ़ने लगी है और $1820 की तरफ यहां पर मूव आ चुका है। अमेरिकी बाजार ओपनिंग टिक बहुत शांति, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा टेक्नोलॉजी काउंटर्स की हुई है धुलाई। तो अमेरिका में इनफैक्ट क्या क्यूज पड़े हैं मार्केट ने, उस पर नीरज जी डिटेल में हमें समझाएंगे। नीरज जी, एक तो क्रिसमस हॉलिडे, सांता क्लॉज रैली का इंतजार था, भारत में उसके लक्षण दिखे, लेकिन अमेरिका से मायूस है क्या, या ठंड के मारे वो चले नहीं गए वहाँ? 2,500 फ्लाइट कैंसिल हुई कल और टोटल 12,000 फ्लाइट्स, तो लाइफ तो उनकी थोड़ी सी डिसरप्टेड थी और ये जो स्टॉर्म आया उसकी वजह से। लेकिन अब नॉर्मलाइज हो रहा है वहाँ पे। कल यूएस मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, कल बहुत ही दिलचस्प था।
एक तरफ जहाँ पे वैल्यू स्टॉक कह सकते हैं या ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक कह सकते हैं, डाउ वाले कंपोनेंट जो थे वहाँ पे नॉर्मल ट्रेड थोड़ा थोड़ा ऊपर थे वो, लेकिन S&P और नैस्डैक को अगर आप देखेंगे तो वो फिसल के बंद हुए। इसका एक बड़ा कारण था कि बॉन्ड यील्ड कल देखिए आप 3.852 ये लगातार बढ़ रही है और ये बार बार ये इशारा कर रही है कि लोगों के अंदर डर है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी और पता नहीं क्या क्या होगा। तो उसकी वजह से ये एक फियर था, बहुत थिन ट्रेड था, बहुत ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ये नज़ारा इसलिए बना क्योंकि लोगों के अंदर एक डर है कि रिसेशन भी होगा, ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी। तो इसीलिए आप देखिए जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं टेक्नोलॉजी वाले, वहाँ पे तगड़ी पिटाई देखने को मिली। और जबकि दूसरी तरफ आप आइए ओल्ड इकोनॉमीज़ में, तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी मजबूती देखने को मिली। खास तौर पे जो सर्विस सेक्टर के स्टॉक्स हैं जहाँ पे अभी भी रियायत है, तो वहाँ पे एक थोड़ी तेज़ी देखने को मिली। तो आप इस अगर इंडेक्स को देख के आप मार्केट को समझना चाहते हैं यूएस को, तो वहाँ पे ये आपको समझना चाहिए कि यूएस मार्केट में लोगों के अंदर रिसेशन और ब्याज दर दोनों के एक साथ होने की का डर बना हुआ है, इसीलिए वहाँ पे इंडेक्स इस तरह से ट्रेड करा, बावजूद इसके कि बहुत थिनली ट्रेड हुआ है। और एक बड़ा डिसरप्शन आगे देखने को मिल रहा है टेक्नोलॉजी शेयर्स में। ये टेक में इतनी धुलाई क्यों हो रही है? क्योंकि टेक में नॉर्मली आप देखिए टेस्ला करीब 11% टूटा, और जहां पर बाकी अमेरिकी बाजार या फिर ग्लोबल मार्केट्स में चाइना लिंक स्टॉक्स में तेजी थी, इन्होंने तो रिवर्स गियर में गाड़ी डाल दी है। चाइनीज कंपनी जो यूएस में लिस्ट है, हाँ। नैस्डैक चाइना, उसमें लगातार तेजी है ना, बढ़िया तेजी देखने बहुत को शानदार तेजी। लेकिन हमारे एक्चुअली टेस्ला था हेडेक कल का, नॉट ओनली कल तो 13% गिरा, आफ्टर मार्केट 2% और गिर गया वो। टेस्ला 13% जो गिरा है इस साल 2022 में 69% गिर चुका है। और जब से इन्होंने ये ट्विटर खरीदने का ऐलान किया तब से उसकी लगातार धुलाई चल रही है। उन्होंने खुद भी शेयर बेचे हैं तो सेंटीमेंट और गया है और वो लगातार स्टॉक गिरता रहा। उसके दो रीज़न इमीडिएट बताया जा रहे हैं। कल का रीज़न ये बताया जा रहा है कि चाइना में जो शंघाई में इनकी फैक्ट्री है उसमें ये सिर्फ 17 दिन काम करेंगे जनवरी में। क्यों? बहाना ये बताया गया कि चाइनीज़ न्यू ईयर के समय में एक्सटेंडेड छुट्टी पर चले जाएंगे, तो केवल 3 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में काम होगा, बाकी दिन फैक्ट्री बंद रहेगी। तो लगभग आधे महीने अगर आपकी फैक्ट्री बंद है तो प्रोडक्शन अपने आप आधा हो जाएगा जी। बहाना ये बताया गया कि हम तो एक्सटेंडेड छुट्टी पर जा रहे हैं न्यू ईयर, चूँकि चाइना में एक हफ्ते 10 दिन की छुट्टी होती है, लेकिन दरअसल फैक्ट ये है कि डिमांड नहीं आ रही है। जो इनके जो सबसे बिकने वाली गाड़ियाँ हैं उसमें आपके लिए मौका है, $7,500 का डिस्काउंट चल रहा है। तो 7,500 और बाद में देने कितने पड़ेंगे? डिस्काउंट तो हम मैनेज कर लेंगे, देने बाकी अरे 80-90 लाख रुपए तो आराम से दे सकते हैं। तो वो रीज़न बताया और इसकी वजह से स्टॉक में कल और तेज़ गिरावट आई। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि टेस्ला पीक कर गया है, इसलिए मतलब इनकी गाड़ियों की जो डिमांड है वो पीक हो चुका है। इसलिए अब बहुत ज़्यादा उम्मीद दे रखी है, इसलिए स्टॉक में लगातार धुलाई चल रही है और स्टॉक मल्टी बैगर था ही। तो टेस्ला ने जो मूड ख़राब किया, हम लोग उसको दोष दे रहे हैं कि हेडेक कल के लिए ये था, लेकिन पूरे साल में इसने गिरावट दिखी। एप्पल भी पीछे नहीं है, वो भी जून 2021 के बाद के लोएस्ट लेवल पे जाके बंद हुए हैं और उसमें भी यही दिक्कत है कि उन्होंने भी प्रोडक्शन कट किया है चाइना में अपना, इसलिए किया है कि डिमांड नहीं आ रही है, सप्लाई डिसरप्ट हो रही है। तो ये मुश्किल एप्पल के साथ भी है। जितनी बड़ी कंपनीज थी जिनका पूरा ग्लोबल था उसमें मुश्किल आ रही है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट में भी यही सेम प्रॉब्लम निकल के आ रही है, डेल में यही प्रॉब्लम निकल के आ रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि डेल तो ये भी कह रहा है कि जो हार्डवेयर की डिमांड है वो तेज़ी से गिर रही है। अब वर्क फ्रॉम होम उतना रह नहीं गया तो उतना ज़्यादा एक्चुअली क्या होता है, जो आप पेस मेंटेन कर लेते हैं ना उस पेस के ऊपर आपको ग्रोथ चाहिए। हाँ, एक्चुअली वो नहीं आती क्योंकि वो न्यू नॉर्मल हो जाता है, वो न्यू नॉर्मल, तो न्यू नॉर्मल मिल नहीं रहा है। तो इसलिए टेक पूरे टेक सेक्टर की इसलिए धुलाई हुई है और कल इसलिए नैस्डैक नीचे गया और रेट सेंसिटिव ही है। जैसे अगर कुछ भी किया फेड ने तो और मुश्किल है, तो इसलिए कल टेक कल्प्रिट था बेसिकली। आप एप्पल की बात करें तो डिमांड नहीं है तो डिस्काउंट देंगे क्या? देते नहीं है वैसे, है ना? ये तो गलत बात है, फिर देना चाहिए। क्या करेंगे प्रोडक्ट का? मैंने सुना है चार्जर भी नहीं देते, ये तो आप लोग अलग से खरीदते हैं। अरे वो नहीं, अब तो इनकी तो और धुलाई होना शुरू होगी जब USB-C अब इंडिया ने भी कंपलसरी कर लिया है। तो कई ऐसे प्रोडक्ट्स है, अब देखिए मेरा जो पुराना फोन है उसमें नॉर्मल USB चार्जर था, अब आप नया प्रोडक्ट खरीदेंगे उसमें USB-C आएगा, तो केबल तो मिल जाएगी, उसके लिए अलग से प्लग खरीदना पड़ेगा और उसके और 2,500 रुपए ले लेंगे। तो अब इनको सोचना चाहिए, ये सारी चीज़ें फ्री में देना शुरू करें। उनको मानना है कि अमीरों के ना शौक बड़ी चीज़ है,
और तो पैसा फोन के साथ, फोन की स्ट्रेस नहीं है, वो नया प्लग खरीदना पड़ेगा, इसीलिए कोई अपग्रेड नहीं करता है। जो पुराना चार्जर चल जाता था आपके, मैंने तो पिछले 2 फोन जो चेंज किए थे उसमें नहीं बदला, उसमें बदला नहीं। अब नया खरीदेंगे, 14 पे जाएंगे तो फिर रह जाएंगे। अरे कितने का मिलेगा? वो 1 लाख का फ़ोन है, 1.5 लाख का, उसमें 10-5 हज़ार रुपये क्या फ़र्क पड़ता है? अब वो ये ना कि आप मर्सिडीज खरीद रहे हैं और माइलेज पूछ रहे हैं इससे। अच्छा, फिर दूसरी तरफ एक और डेटा है, जो हाउसिंग का डेटा है, वो क्या इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा अमेरिका में आगे की चाल और इकोनॉमी की स्थिति समझने के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। S&P का एक नेशनल इंडेक्स है, बड़ा लंबा सा उसका एक नाम है, लेकिन छोटे में बता दूं, S&P का एक नेशनल इंडेक्स है जो होम सेल्स को ट्रैक करता है। उसमें अक्टूबर के महीने में 9.2% की ग्रोथ आई है, जो कि मंथ ऑन मंथ 10.7% से गिरा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसी समय जो दूसरे यूएस के जो बैंक्स हैं, जिनको फ्रेडी मैक और फ्रेडी मैक कहा जाता है, वो लोग जो है एनुअल होम सेल्स के प्राइस के ग्रोथ को ट्रैक करते हैं। वो भी अक्टूबर में 9.8% उनके हिसाब से आई है, जो कि 11.1% मंथ ऑन मंथ गिर के आई। ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से है क्योंकि होम वाले सेगमेंट ने सबसे ज़्यादा परेशान किया था यूएस को। अब वो सिंगल डिजिट में आ गए हैं। मॉर्गेज रेट यानी होम लोन 7% या उससे नीचे इस समय चल रहा है, और सिंगल फैमिली होम जो वहाँ पे जिसको बोला जाता है कि छोटे, मतलब 1 BHK 2 BHK टाइप के आप छोटे घर समझिए, उसकी सेल्स में तेज़ी से गिरावट आ रही है। तो ये इशारा कर रहा है कि यूएस में लोगों की खर्चे कम हो रहे हैं और महंगाई पे थोड़ा सा इससे और लगाम लगेगी। तो ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस मार्केट के लिहाज से। आपने ये 1 BHK 2 BHK घरों की बात की ना, एक ट्विटर पे हैंडल है, मैं उसका डिटेल आपको शेयर करूंगी। ये शख्स जाते हैं, एक यूट्यूबर है, और लोगों को पूछते हैं आप न्यूयॉर्क में, अज्यूमिंग न्यूयॉर्क में कितना रेंट देते हैं? तो कोई बोलता है $1500, कोई बोलता है $2000, तो बोलता है मैं आपका घर देख लूं। और इतने लोग वेलकमिंग है तो उसको ले जाते हैं अपने घर दिखाने के लिए। फिर आपको पता लगता है असलियत, जो स्ट्रगल होता है ना, जैसे बॉम्बे में स्ट्रगल होता है अच्छे घर के लिए, तो कितना घर का साइज है, एक ही कमरा, उसी में किचन, उसी में बाकी आपकी चीजें। जो 1 रूम किचन का बॉम्बे में मैंने आके पहली बार सुना था, वैसी स्थिति लोग न्यूयॉर्क में भी रहते हैं। तो मैनहट्टन एकदम बढ़िया इलाका, जैसे नरिमन पॉइंट में आप रह रहे हो और इतनू सा घर, ठीक है? तो वो आपको देखना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ा मजा आता है। इंस्टाग्राम पे जाके वो देखो क्या किस तरह के घर है, और लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए लोग कहाँ रहते हैं और कितने छोटे एरिया में रहने को तैयार होते हैं। अब मार्केट साउथ शौक बड़ी चीज है, शौक बड़ी चीज है रहना वहां पे। चलिए अब राजेश सातपुते को जोड़ लेते हैं और वो बताएंगे आज फिलहाल इस पूरे ग्लोबल सेटअप के बीच, जो ग्लोबल सेटअप फिर से न्यूट्रल तो हल्का सा नेगेटिव रखे कि न्यूट्रल रखे? हल्का सा नेगेटिव रखिए। क्रूड में बहुत ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं, फ्लैट सा ट्रेड कर रहा है। वो रशिया 1 फरवरी से बंद कर देगा सबको तेल, हालांकि ऑलरेडी यूएस यूके बंद कर चुके, यूएस यूरोप बंद कर चुके हैं। प्रॉब्लम आई 18 जनवरी के बाद से, जब डाउनलोडिंग खत्म हो जाएगी जी। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्रूड में। तो तब देखेंगे, नेगेटिव रखना चाहिए, थोड़ा सा नेगेटिव रखना चाहिए, हल्का सा नेगेटिव जरूर है। राजेश सातपुते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। बताइए आज के लिए क्या फिर रणनीति आपकी होगी? कल तो एक शानदार पुल बैक देखने को मिला, लेकिन आंख मिचौली देखने को मिल रही थी वो 42,500 वाले स्तर पर, स्पेशली निफ्टी बैंक में। आज ये क्यूज जो है वो थोड़े से नेगेटिव है। ट्रेड तेजी की तरफ रखेंगे या फिर थोड़ा सा सावधान रहेंगे? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, अगर आप सिर्फ शुरू में निफ्टी की बात करें तो मेरे हिसाब से जो हमने रिलीफ रैली प्ले देखा है, तो निफ्टी में हमने क्या देखा, 18,900 से लेकर करीबन 17,800 तक का करेक्शन, और उसके बाद पुल बैक। पिछले 2 दिन से ये पुल बैक चल रहा है, तो हम इसे रिलीफ रैली का नाम देंगे। अगर मैंने आपके साथ एक चार्ट शेयर किया, अगर हो सके तो उसे दिखा देना, तो आपको समझ जाएगा कि वहां पे एक विप्सो हुआ था परसों के दिन, और ये जो विप्सो है वो भी एक्सपायरी के वीक में। तो मेरे हिसाब से जो एक्सपायरी है वो इंटैक्ट है। ये 18,000 का जो पुट है वो कारगर रहेगा, एक्टिव रहेगा, और 18,200 का कॉल ये एक्टिव रहेगा। सो द रेंज इज क्वाइट इंटैक्ट, 18,000 से लेकर 18,200। इसमें जो ग्लोबल क्यूज है वो आज निगेटिव है, हम न्यूट्रल है, लाइट है, क्योंकि वॉल्यूम्स कम है। तो मुझे लगता है एक्सपायरी तक यही प्ले रहेगा कि 18,200 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो इसे बेचेंगे, और 18,000 के आसपास आता है तो इसे कवर करेंगे। लॉन्ग करना है तो 18,000 के आसपास आएगा, फिर से लॉन्ग होगा, और सामने 18,150 18,200 पे लिक्विडेट होगा। तो मेरे हिसाब से एक रेंज बाउंड प्ले है, जहां पे वोलेटिलिटी हो सकती है,
लेकिन वो वोलेटिलिटी विल बी यूज्ड बाय द ऑप्शन राइटर्स। और निफ्टी बैंक वहां पर क्या संकेत? अर्षद जी, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए इसका जो 10-20 डीएमए का जो रेजिस्टेंस जोन है वो करीबन 43,000 के आसपास आता है। इनफैक्ट 42,850 एंड 43,000, तो ये क्लस्टर है जहाँ पे सप्लायर बैठे हैं, जहाँ पे शॉर्ट सेलर बैठे हैं। तो 43,000 का रेजिस्टेंस तो इंटैक्ट है। सपोर्ट की बात करें तो 50 डीमा बनता है इसका करीबन 42,200 और 42,000 पे पुट राइटर बैठा है। तो जो स्ट्रक्चर निफ्टी का है उसी तरह का स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी पे बनेगा, जहाँ पे 42,000 के आसपास आया तो शॉर्ट कवरिंग होगी या लॉन्ग बिल्टअप चालू हो जाएगा स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, और 43,000 पे सप्लायर है यहाँ, यानी वहां पे शॉर्ट होगा। तो 42,000 से लेके 43,000 तक का ये 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी का रेंज होगा, जिसमें हम लोग ज्यादातर मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा हम स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा मूव देखेंगे। तो निफ्टी बैंक में ज्यादा एक्शन नहीं होगा, बहुत ही सीमित दायरे का ट्रेड और लो वॉल्यूम मार्केट तो है ही। स्टॉक स्पेसिफिक्स पर जोर दिया जाए। राजेश जी आप बने रहिएगा। स्टॉक्स आपके आज कौन से शॉर्टलिस्ट हुए हैं उस पर मैं आऊंगी, लेकिन खबरें कहां पर है उसके लिए अब सुमित को कार्यक्रम में जोड़ लेते हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग, बताइए आज खबरें मिली या मुश्किल था? देखिए, अगर आरबीआई की रिपोर्ट ना आती तो शायद बिल्कुल ही ना मिलती, लेकिन हाँ एक दो खबर तो मिल ही गई। खैर, आरबीआई की एक अहम रिपोर्ट आई है साल के एंड तक आते आते, और इन्होंने सबसे पहली चीज़ जो की हाईलाइट की है कि 7 साल के बाद डबल डिजिट ग्रोथ जो बैंक की बैलेंस शीट के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। ये सबसे बड़ा और सबसे की हाईलाइट है इस पूरी रिपोर्ट का। बैंकों की जो प्रोग्रेस की सिचुएशन है उसके हिसाब से जो एनपीएस की सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक ईज आउट होते हुए दिखाई पड़ी है। उसके अलावा जो फ्रॉड्स हैं वो भी बहुत हद तक कम हुए हैं, ये भी उन्होंने मेंशन किया है। और उसके अलावा जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 11.5% है। सीएआर की जो सिचुएशन है वो अब 11.5% मिनिमम तक पहुंच चुकी है। तो ये सिचुएशन अब बैंकों के लिक्विडिटी वाइज या फिर जो ओवरऑल सिचुएशन है बैलेंस शीट की वो मजबूती दिखाती है। उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जो जीएनपीएस हैं FY18 के पीक पे करीब करीब 6% थे, वहाँ से घटते घटते अब लगातार रिडक्शन देख रहे हैं। और एक जो स्लिपेजेस हैं वहाँ पर भी एक लोअर रिडक्शन आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो एक पॉजिटिव साइड पर पीएसयू बैंकिंग की सेहत की बातचीत इस आरबीआई की रिपोर्ट में की गई है। तमाम पीएसयू बैंक्स आज इन फोकस पर रहेंगे इस न्यूज़ के या इस रिपोर्ट के मद्देनज़र। इसके अलावा आज आप आरवीएनएल पे ध्यान रखेंगे, जहाँ पे कंपनी को एक मालदीव से ऑर्डर मिला है। करीब करीब 1544 करोड़ रुपए का ये एक ऑर्डर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है जो कि कंपनी को मिला है। और यूटीएफ हार्बर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। 2 साल में ये कंपनी को एग्जीक्यूट करना होगा। तो आरवीएनएल इन फोकस रहेगा। एक पंजाब एंड सिंध बैंक अदरवाइज भी ये न्यूज़ फ्लो में रहेगा ही, इसका इम्पैक्ट के जो तमाम रिपोर्ट आई है उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन पंजाब एंड सिंध बैंक में जहाँ पर 30 तारीख को एक बोर्ड बैठक है और उस बोर्ड बैठक के अंदर 250 करोड़ रुपए जुटाने के ऊपर बैंक फैसला ले सकता है। तो ये एक और ट्रिगर है जिसके आधार पर आप नजर रख सकते हैं। छोटा सर्किट है लेकिन फिर भी यहाँ पर आप इन फोकस रखेंगे। बाकी जो कुछ फंड बाइंग है वो हाइकल और आशापुरा इस तरह कुछ कंपनियों के अंदर भी होते हुए दिखाई पड़ी है। तो ये तभी स्टॉक्स रेडार पर रखेंगे आप। आशापुरा, माइंडकेम, आरवीएनएल, ऑफ कोर्स बैंकिंग स्टॉक्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज फोकस में रहेंगे उस पर्टिकुलर आरबीआई की रिपोर्ट के बाद। तो राजेश सातपुते जी अब आपकी बारी, बताइए कि इन स्टॉक्स पर आपने कन्विक्शन के साथ ट्रेड लेने का फैसला किया है? अर्षद जी, देखिए मेरे हिसाब से वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपको प्योरली टेक्निकली देखना है कि जहाँ पे प्राइस सेटअप हम देखते हैं, जहाँ पे ब्रेकआउट्स आए हैं, तो वो है इंटेलेक्ट डिजाइन। सो इंटेलेक्ट अगर आप देखें फ्यूचर में तो ये करीबन 442 के आसपास का क्लोज है, और ये जो ब्रेकआउट है इससे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकआउट लेवल था 438 का। सो ये 438 के ऊपर खुलते ही मिले तो बाय करें 430 के स्टॉप लॉस के साथ। इसका टारगेट बनेगा 460 का। सेकंड बाय कॉल रहेगा मैरिको। मेरे हिसाब से देखिए सेक्टरल कुछ ना कुछ चलेगा, जैसे कल हमने मेटल पकड़ा, जिंदाल स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, तो आज थोड़ी नजर रखें आप इन सेक्टर पे। तो एफएमसीजी सेक्टर में मेरा ध्यान है मैरिको के पे, क्योंकि ये मैरिको अपने क्लस्टर ऑफ सपोर्ट पे बैठा है 515, 518, 519 का क्लोज है, तो 515 का डिप होगा बाइंग के लिए, 510 का स्टॉप लॉस होगा, और इसका जो टारगेट है वो रहेगा 535 का। ओके, तो मैरिको और मैरिको पर कल आप भी बुलिश थे, आप कह रहे हैं कि यहीं पर ट्रेड दरअसल एक्सटेंड किया जाए, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देगी इस समय या आज सुबह में। दरअसल देखते हैं डिफेंसिव काउंटर्स जो कल थोड़े से बैकफुट पर थे, पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं। इस बीच एसजीएक्स निफ्टी करीब करीब 80 अंकों की गिरावट पर कर रहा है कारोबार।
चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि सोने में हमने देखा एक तरफा तेजी साफ देखने को मिल रही है। $1820 के आसपास का ट्रेड आज खुलने के साथ ही कितनी तेजी की गुंजाइश, कच्चे तेल में क्या करना है, और कुछ खास विजुअल्स भी आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि दरअसल ठंड जो है वो नॉर्थन इंडिया में, उत्तरी भारत में बढ़ती दिखाई दे रही है और पहलगाम में लोगों ने बर्फ का मजा भी लिया है। तो उसके भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल CNBC आवाज पर, और ग्लोबल मार्केट्स का आज का सेटअप थोड़ा सा बिकवाली वाला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी बाजारों में कल हमने देखा था नैस्डैक की धुलाई हुई, 1.5% की गिरावट वहां पर। डाउ भी नरमी के साथ ही ट्रेड करता दिखाई दे रहा था। ऐसे में कमोडिटी मार्केट में खासतौर से सोने की जो चमक है वो बढ़ रही है। $1818 के आसपास एशियाई कारोबार में ट्रेड, और ऑफ कोर्स कच्चा तेल है जो 84-85 के बीच ही ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ अब केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ गए हैं। अजय, गुड मॉर्निंग। सोने में चमक और कच्चे तेल में उबाल, बताइए आपके लिए आज का सेटअप क्या है और दाव किस पर लगाया जाए? वेरी गुड मॉर्निंग हर्षद जी। डेफिनेटली कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहा, बिकॉज जनरली हम देखते हैं कि हॉलीडे मूड में ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है, बट जिस दिन से डॉलर इंडेक्स काफी स्टेबल है 104 के करीब, और अदर फैक्टर्स है जो सोने चांदी को सपोर्ट कर रहा है। तो कल के सेशन में हमने देखा सोने में हमने 1820 का लेवल भी तोड़ते हुए देखा, और साथ में जिस ढंग से कंसर्न्स बने हुए हैं वो सब फैक्टर है। तो आज भी मुझे लगता है कि सोने को बाय ऑन ड्रॉप स्ट्रेटेजी बना के चलना चाहिए। इवन चांदी को भी जिस ढंग से रुपए में भी जो गिरावट थी वो सपोर्ट करे। तो आज के लिए सोने और चांदी में बाय रखिए, जहाँ पे 54,600 के करीब गोल्ड को ले सकते हैं 55,100 के टारगेट के लिए। चांदी में भी लगभग ऐसा ही मूवमेंट है, बिकॉज बेस मेटल में जो रैली अप आई है वो चांदी को भी सपोर्ट कर रही है। तो थोड़ा सा पुल बैक का वेट करना चाहिए, जो 68,800 तक का लेवल रहेगा। हायर साइड लिमिटेड है जो 70,200 तक का लेवल दिखा सकता है। ओके, तो चांदी पर आपकी नजरें होनी चाहिए, जहां पर एक अपॉर्चुनिटी और क्लियरली सोने की चमक भी बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। लेकिन हमने आपको प्रॉमिस किया था कि जो उत्तरी भारत में ठंड का कहर है वो लगातार बढ़ रहा है, उसकी कुछ खास विजुअल्स अक्रॉस द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है। और ये तस्वीरें अब आपकी स्क्रीन पर आ गई हैं, और पहलगाम में दरअसल वो पहली जो स्नोफॉल है वो भी आना शुरू हो गई है। ट्रैफिक जैम लग गया था उधर, लेकिन कई लोगों ने दरअसल इस तरह की बर्फीली पहाड़ियों का मजा भी उठाना शुरू कर दिया है। अब मुझे तो लग रहा है अब यहाँ से आगे और सिलसिला स्नोफॉल का बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा, और स्पेशली यूएस में दूसरी तरफ जो ब्लिजर्ड आया है उससे कई सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं उन पर बर्फ की परत जम गई है। ये आप देख रहे हैं वॉशिंगटन में जो लेक है उस पर लोग स्केटिंग कर रहे हैं। नीरज, ये दिख रहा है आपको? ये एक रेस्टोरेंट है, उस पर पूरी आइसिकल्स जम गई हैं। फुल पे दिखाइए, हम लोगों को हटा दीजिए। ब्यूटीफुल पिक्चर है ना? आइस स्केटिंग पहले ही शुरू हो गई है। आपने घूमा है ये ना? वॉशिंगटन मेमोरियल के सामने वाली लेक है ना? ये तो मैंने स्पाइडरमैन में ही देखी थी तस्वीरें इसकी। पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया है। वाह। लेकिन सोचिए, तो हम जो मुंबई में लोग कह रहे थे, कल आशीष चतुर्मोता का एक ट्वीट था, 17 डिग्री टेम्परेचर हो गया, कड़ाके की ठंड है। भाई साहब, कड़ाके की ठंड ये है, ये तो ठंड ये है, और इसको देखकर मुझे ठंड लग रही है। अच्छा, आप एक इंटरेस्टिंग डेटा बताने वाले थे, क्योंकि हम बस क्या 2022 को गुड बाय कह ही देंगे 2 दिन में, और ये आउटलुक 23 पर क्या कुछ और अतरंगी ख्याल आ रहे हैं लोगों के? एग्जैक्टली बड़ा अच्छा वर्ड आपने यूज़ किया। इंग्लिश में आउटरेजियस में कहा, लेकिन अतरंगी है वो, बिल्कुल अतरंगी। और जिन लोगों ने बोला वो भी पता नहीं कैसे बोल रहे हैं। तो दिमित्री मेडवेडेव जो इस वक्त जो है डिप्टी चेयर है सिक्योरिटी काउंसिल रशिया के, उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आप जाके पढ़ भी सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि तेल जो है, कच्चा तेल, वो $150 हो जाएगा है? हाँ, 85 का। यूके फिर से EU ज्वाइन कर लेगा। और उन्होंने ये कहा है कि पोलैंड और हंगरी जो है वेस्टर्न रीजन को ऑक्युपाई कर लेंगे। इलान मस्क प्रेसिडेंट बन सकते हैं। यूएस में एक देशद्रोह टाइप का स्थिति बन सकती है, वहाँ बहुत सारे लोग दंगा कर सकते हैं, टेक्सास अलग हो सकता है। ऐसे उन्होंने एक चीज मिस कर दी है कि अगला इलेक्शन फिर ट्विटर पर होगा। तो उसका रिप्लाई भी इलान मस्क ने दिया है कि बहुत ही हिलेरियस आपने किए हैं। और वैसे ही एक सैक्सो बैंक है जिसने अपनी एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। उसने लिखा है कि गोल्ड जो है वो 2023 में $3,000 तक जा सकता है।
वाओ। और उन्होंने ये लिखा है कि अनब्रेक्जिट होगा, ये बात उन्होंने भी कही कि ब्रेक्जिट जो है फिर से लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूयू वाले। और उन्होंने लिखा है कि कई देशों में मीट बैन हो जाएगा। लॉजिक ये दिया है कि जो एमिशन होता है कार्बन का, उसमें फूड इंडस्ट्री का 53% एमिशन मीट की वजह से होता है। तो 2-3 देश हो सकता है कंप्लीटली बैन कर दें इसको जी। और इसमें मज़ेदार बात यह कि ये सारे प्रोडिक्शन बहुत सीरियस लोग कर रहे हैं और उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि पता नहीं सहयोग नहीं हुआ। एक चीज़ में ये कहा था कि जो सैक्सो बैंक ने ये हर साल करते हैं ऐसे प्रोडिक्शंस, उसमें से 5 to 10% उनकी सही होने की संभावना होती है, लेकिन 1-2 पॉइंट सही हो जाते हैं। उन्होंने ब्रेक्जिट बहुत पहले कहा था एक्चुअली, और ब्रेक्जिट हो गया था। तो ऐसे अतरंगी कई सारे पॉइंट्स अभी अपने पास समय कम है, इसके मैं डिटेल में यूट्यूब में डालूंगा कि क्या क्या मजेदार बातें उन्होंने कही है। और ये अनब्रेक्सिट वाली चीज ना कई सारी रिपोर्ट्स में आई है सारी कि जो reports अलग में अलग आउटलुक्स देते हैं, बड़े बैंक्स हो या फिर कुछ बड़े एनालिस्ट, उन सब ने कहा है कि अनब्रेक्सिट हो सकता है। प्रेशर बढ़ रहा है ऋषि सुनाक साहब पर। बट इलान मस्क जी प्रेसिडेंट बन जाएंगे यूएस के? यूएस में देखिए डोनाल्ड ट्रंप के बाद कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और फॉर ऑल यू नो डोनाल्ड ट्रंप भी उनको बैक करते हैं, हो सकता है ना। थॉट्स लाइन। यस। चलिए इस नोट पर हम लेंगे आपसे इजाजत। ये रहा मॉर्निंग कॉल आपके लिए, लेकिन सीधा सौदा में स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा और डिटेल में होती हुई दिखाई देगी। सुमित और नीरज जी एकदम तैयार हैं आज के एक्शन के लिए। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ।